हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हनीसकल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 द बनियन ट्री। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी हनीसकल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट जो सेकेंड बुक है क्लास 6 की, द पैक्ट ऑफ सन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे अपना बिफोर यू रीड। हैव यू सीन अ मोंगूज। मोंगूज मैंने आपको याद कीजिए पिछले चैप्टर में डेजर्ट एनिमल्स जिसका नाम था उसमें हमने एक जगह पढ़ा था मोंगूज नेवले को बोलते हैं। तो क्या आपने कभी नेवले को देखा है। यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट अ मोंगूज कैन फाइट विद एंड किल अ स्नेक। तो हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंड्स बहुत अच्छे से कि जो मोंगूज होते हैं उनकी फ़ाइट किसके साथ होती है, स्नेक्स के साथ होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोंगूज होते हैं वो इस फाइट में जीत जाते हैं, क्योंकि एनर्जी एंड मोशन के कंपैरिजन में अगर बात करें तो स्नेक से बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट होते हैं मोंगूज। इसीलिए वो बहुत आसानी से स्नेक को अपने झांसे में ले आते हैं और उनको बाइट करके मार देते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद दैम। तो नीचे दिए गए पिक्चर को देखो और उसके साथ में जो लाइन्स लिखी हुई है उनको पढ़ो अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर के साथ हमें कुछ एक स्टोरी, एक लाइन्स मतलब लाइन्स एंड पैराग्राफ्स लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं कि क्या होता है इसमें। The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome is largely the same। तो जो कोबरा और मोंगूज की जो फाइट होती है ये बहुत ही एक पुरानी कहावत है, हमने बहुत बार सुना है। और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी हमें पता ही होता है कि नेवला हर लड़ाई में जीत जाता है। The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake। तो साइज़ के कंपैरिजन में बात करें तो नेवला इतना भी ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होता है कि मतलब जो सांप है उसको मार दे, लेकिन जो उसके एक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और क्विक होते हैं, इतने कि सांप को मौका ही नहीं मिलता वो अपना मतलब स्ट्राइक करे या हमला करे। स्नेक के हमला करने से पहले ही मोंगूज है अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ जाता है और एकदम से फास्ट एंड क्विक एक्शन के साथ हमला कर देता है। तो बस उसकी फास्ट एंड क्विक एक्शन ही एक है जिसकी वजह से वो स्नेक को मार पाता है। द कोबरा assumes a posture of defense and attempt to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jump out of the reach and comes at the snake from another direction। तो क्या होता है, जो कोबरा होता है ना सबसे पहले अपना एक डिफेंसिव पोस्चर बनाता है। ये देखो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है हमारा कोबरा और ये है मोंगूज। तो ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। यहाँ से देखो, जो ये स्नेक है ये एक डिफेंसिव पोस्चर में खड़ा हुआ मिलेगा आपको। और जो दूसरी तरफ जो ये मोंगूज है, ये देखो अगर मतलब देखा जाए तो स्नेक के कंपैरिजन में इतना कोई मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है मोंगूज, बट जो वही है ना फास्ट एंड क्विक एक्शन की वजह से वो जीत जाता है हमेशा। तो क्या होता है, जो कोबरा है सबसे पहले डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा हुआ होता है और धीरे धीरे स्वाइप करते हुए ऐसे मतलब ऐसे 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 चलता है ना स्नेक। तो इसी तरीके से चलते चलते स्विंग करते हुए धीरे धीरे वो एक अटैकिंग पोजीशन बनाता है और जैसे ही वो अटैक करता है तो मोंगूज इतना शार्प और इतना क्विक होता है कि एकदम से एक झटके से उछल जाता है और दूसरी डायरेक्शन से जाके जो स्नेक है, दूसरी डायरेक्शन से जाके जो ये स्नेक है ना, स्नेक के यहाँ पे ये जो गर्दन है ना यहाँ पे सीधा बाइट करता है और यहाँ पे पूरी जान बसी हुई होती है स्नेक की। एक तरह से कह लो स्नेक की जो बैकबोन है वो है यहाँ पे गर्दन जॉइंट पे, यहाँ पे एकदम से अटैक हो करता है ना मोंगूज, तो जो स्नेक है वो अधमरा सा हो जाता है। बिफोर द स्नेक गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन, तो जैसे ही जो स्नेक है वो दोबारा अपनी स्ट्राइकिंग पोजीशन में आए उससे पहले ही वो बाइट कर चुका होता है। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड bury its teeth in the snake's neck, usually swearing the joints of its verbal। तो ऐसे ही जो mongoose होता है, ये देखो, ये मतलब ये स्नेक है, ये मोंगूज है ना। मतलब स्नेक जैसे ही अटैक करने की कोशिश करता है ये जंप कर जाता है क्विक, और जैसे ही दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है फिर जंप कर जाता है। ऐसे ही पूरा परेशान कर देता है स्नेक को। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जब स्नेक पूरी तरीके से थक जाता है, तो पूरी तरीके से जैसे ही स्नेक थक गया बिल्कुल, अब वो हालत में नहीं रहता अटैक करने के लिए ये फाइट के, तो मोंगूज इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और बिल्कुल यहाँ पे आके अटैक करता है, यहाँ आके बाइट करता है स्नेक को। नेक होती है ये स्नेक की और यहाँ पे बाइट करते ही अधमरा हो जाता है स्नेक बिल्कुल ही, और ऐसे वो इस फाइट को जीत लेता है। यू मस्ट हैव सीन ए बनियन ट्री। आपने एक बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सो। ये एक स्टोरी है जिसमें जो ऑथर है उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा एज अ यंग बॉय, जब वो एक लड़के थे, बच्चे थे। वैन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंड फादर्स हाउस, जब वो अपने दादाजी के घर में एक पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पार्ट 1।
Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि ये जो घर है और ये जो पूरा ग्राउंड है ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की ज़मीन है, और ये जो घर है ये भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, लेकिन जो बरगद का पेड़ है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे जो दादाजी है उनकी एज अब 65 हो चुकी है और इस एज में तो उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो इस पेड़ पे चढ़ सके। इसीलिए जो ये बरगद का पेड़ है इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, ये पेड़ मेरा है, और बाकी ये जो घर और ज़मीन है ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की है। Its spreading branches, which hung to the ground and took roots again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो इस बरगद के पेड़ की जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से नीचे की तरफ धरती में गई हुई है और फिर से पेड़ मतलब बिल्कुल अच्छे से रूट उसमें दोबारा से जड़ें उत्पन्न हुई है। ये चीज़ देख के मेरे को इतना बिल्कुल एंडलेस प्लेजर मिलता है ना कि बस इसके अलावा मतलब कोई सुख है ही नहीं धरती पे। अमंग दैम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और इन सब के अलावा मैं उस बरगद के पेड़ पे अगर किसी चीज़ को देखता हूँ तो स्क्वेरल्स यानी गिलहरियाँ, स्नेल्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली हमें जो बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं, और बरगद का पेड़ और इस तरीके के पेड़ पे हम देख लेते हैं इनको, एंड बटरफ्लाइज तितलियाँ हमें पता है। द ट्रीज़ वर ओल्डर दैन दी हाउस, जो ये पेड़ है ये इस घर से भी पुराना है, ओल्डर दैन ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी से भी पुराना है, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जितना पुराना देहरादून है उतना ही पुराना ये पेड़ है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. तो मैं अपने आप को उन शाखाओं में छुपा लेता हूँ और बिल्कुल थिक और जो बिल्कुल मोटे सी पत्तियों के पीछे से छुपकर मैं जब नीचे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ मेरे ही कंट्रोल में है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, मेरी सबसे पहली जो दोस्त बनी थी वो एक छोटी सी गिलहरी बनी थी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। तो वो अपनी बैक से मतलब एकदम से अपना जो मुंह है उसको ऊपर की तरफ करके हवा में सूंघती है, और सबसे पहले जब वो मुझे देखती है तो उसको ऐसे लगता है कि मैंने उसकी जो प्राइवेसी थी वो ख़राब कर दी है, और मतलब उसको थोड़ा मतलब परेशानी सी होती है मेरी फर्स्ट प्रेजेंस को देखकर। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuits he grew quite bold and was soon talking morsels from hands। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्क्वेरल होती है पहले उसको लगता है कि उसकी प्राइवेसी भंग हो गई है, लेकिन उसके बाद जब वो देखती है कि आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, कि मतलब मेरे हाथ में कैटापल्ट गुलेल को बोलते हैं और एयर गन, ना ही कोई मेरे पास गन है ना ही कोई मेरे हाथ में गुलेल है। तो जब वो ये चीज़ देखती है और वो क्लियर हो जाती है कि मैं उसका शिकार करने कोई नहीं आया हूँ, तो वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। फिर मैं उसको कुछ पीसेस देता हूँ केक के और बिस्कुट्स के, उनका बिल्कुल चूरा करके अपने हाथ में रख लेता हूँ, और फिर वो बिल्कुल मतलब अपने छोटे से मुँह से छोटे छोटे हाथों से वो उनको उठाती है अपने हाथ में और खाती है। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find। तो और वो क्या करती है गिलहरी, वो मेरी पॉकेट में जाती है और डाइव करती है और जो भी उसको कुछ दिखता है खाने के लिए उस चीज़ को खोजने लग जाती है। ही वॉज़ अ वेरी यंग स्क्वेरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बहुत ही छोटी वो गिलहरी थी और उसके जो फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव्स थे probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। वो उसको मूर्ख समझते थे कि वो एक इंसान पे इतना भरोसा कर रही है। ये देखो फ्रेंड्स, ये स्मॉल पीस ऑफ केक है, ये बिस्किट है और ये है स्क्वेरल, जिसके छोटे छोटे पीसेस करके जो ऑथर है वो अपने हाथ में रखते हैं। तो ये अपने हाथ से फिर अपने हाथ में लेके फिर उन चीज़ों को खाती है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kind would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, myna and crows squabbling with one another। तो जब स्प्रिंग यानी जब बसंत आता है तो क्या होता है, उस पूरे बरगद के पेड़ पे लाल लाल छोटे छोटे अंजीरे आ जाते हैं और जिनको बर्ड्स खाने के लिए आते हैं। और उन स्प्रिंग के मौसम में ना जो पूरा बरगद का पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा भर जाता है किन चीज़ों से, या बुलबुल और ये पैरट, मैना, क्रोज और इन सभी से पूरा जो पेड़ है वो भरा हुआ होता है। और ये इतनी सारी चीज़ मतलब इतने सारे जो बर्ड्स हैं एक साथ वहाँ पे होते हैं तो स्क्वैबलिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है ना, उसको स्क्वैबलिंग बोलते हैं, स्क्वैबलिंग। तो मतलब उन
जो रेड फिग्स हैं उनको खाने के लिए इतना मतलब इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं आपस में, मतलब पूरे स्प्रिंग में वो पेड़ों पे नज़र आते हैं, बुलबुल, पैरट, मैना एंड कौवे वगैरह ये सब वहाँ पे नज़र आते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं और आपस में छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो उस सीज़न में जो बनियन ट्री है, जो वो बरगद का पेड़ है, वो सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह पूरे गार्डन में होती है। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. तो जब आधा दिन यानी मतलब जब दोपहर का टाइम हो जाता है तो मैंने पूरा एक अच्छा सा, मतलब क्रूड बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रूड होता है कच्चा, तो मैंने कुछ यूं ही अध कच्चा सा, यूं ही मतलब काम चलाऊ सा एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है उस पेड़ के ऊपर एक जगह पे। तो जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है मैं वहाँ पे अपना पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री वॉज अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। तो मैं अपने आप को मतलब प्रॉपिंग माई सेल्फ अप मतलब लीनिंग अगेंस्ट, किसी चीज़ का टेक लगा के, मतलब सहारा लगा के बैठते हैं ना, तो मैं उस टहनी पे मैं एक कुशन ले आता हूँ लिविंग रूम में से और उस पिल्लो को मैं वहाँ पे लगाता हूँ, सहारा लगा के मैं वहाँ पे लेट कर आराम से इंजॉय करता हूँ। और ये ट्रेजर्स आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल, इस तरह की कुछ बुक्स है जो वहाँ पे जो ऑथर हैं, सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माय बनियन ट्री लाइब्रेरी, ये कुछ बुक्स है जो वहाँ पे उनकी उस बनियन ट्री की जो लाइब्रेरी है वो बनी हुई होती है। जब भी वो आफ्टरनून में, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वो वहाँ पर जाते हैं, कुशन लेके जाते हैं लिविंग रूम से और वहाँ पे शाखा पे, टहनी पे एक पिल्लो से सहारा लगा के एक मोटी सी शाखा पे लेट जाते हैं और इन बुक्स को पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब मेरा मन नहीं होता है पढ़ने का तो मैं वहाँ से नीचे की तरफ को देखता हूँ पूरी दुनिया को। And on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between mongoose and a cobra. और एक दोपहर मैंने पूरा अपनी आँखों देखा हाल, जो इंडियन वाइल्ड्स, जो हमारे इंडिया के जो वाइल्ड्स और बहुत ही ज़्यादा फेमस फाइट है मंगूज़ और कोबरा की, वो मैंने अपनी ही आँखों से वो चीज़ मैंने देखी एक दोपहर को। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, स्टार्ट होता है पार्ट 2। द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। तो उस दिन कुछ इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हर किसी को, यहाँ तक कि जो माली था वो भी अपने घर में जा चुका था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, वॉन्डरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus। तो फिर जो ऑथर है वो कहता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि माली तक भी अपने घर में जा चुका था गर्मी की वजह से। तो मैं भी ड्राउजी फ्रेंड्स होता है, थोड़ा लेज़ी स्लीपी सा फील करते हैं ना, मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि बस नींद आ रही है, सोना है, सोने का मन कर रहा है, तो ऐसा फील कर रहे थे ऑथर वहाँ पे और सोच रहे थे कि उनको पॉन्ड में जाके स्विमिंग करनी चाहिए। जो पॉन्ड होता है मतलब जहाँ पे गाय, तालाब टाइप में होता है छोटा सा, जहाँ पे गाय भैंसों को नहलाने लेके जाया जाता है। तो जो ऑथर है वो सोचते हैं कि उनको पॉन्ड में जाना चाहिए और स्विम करनी चाहिए रामू के साथ और अपने जो बफेलोज, जो उनकी भैंसें हैं, उनको लेके जाना चाहिए। वो ऐसे सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से वो एक बहुत ही बड़े ब्लैक कोबरा जो कि ऐसे ग्लाइडिंग करता हुआ आ रहा था, वो देखते हैं वहाँ पे जो कैक्टस है, कैक्टस के जो मतलब पौधे हैं वहाँ से छुप के, मतलब वहाँ से आता हुआ यूँ उनको देख रहे होते हैं कोबरा को, उन पे उसकी नज़र पड़ती है। एट द सेम टाइम अ mongoose emerged फ्रॉम द bushes एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। तो उस सेम टाइम पे जैसे ही वो कैक्टस के जो प्लांट्स है वहाँ से होते हुए जो कोबरा उनको दिख रहा होता है निकल गुजरता हुआ गार्डन की तरफ आता हुआ, तो सेम टाइम पे कुछ झाड़ियाँ सी बनी हुई होती है, वहाँ झाड़ियों से एक वो निकल के आता है mongoose, बिल्कुल स्ट्रेट कोबरा के पास। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। और बिल्कुल बरगद के पेड़ के सामने आ जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी पड़ रही थी सूरज की, और बिल्कुल फेस टू फेस आके वो लोग खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन पर। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर, क्लेवर एंड अग्रेसिव। तो ये जो कोबरा होता है ये बहुत अच्छे से जानता है कि जो वो ग्रे mongoose है, वो नेवला है, वो बहुत ही एक अच्छा फाइटर है, बहुत चालाक है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। बट दी कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। और जो कोबरा होता है वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस और एक अच्छा फाइटर होता है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो कोबरा है वो बहुत ही जाना जाता है कि बहुत सॉफ्टली वो चलता है और अचानक से हमला कर देता है। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज
लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। तो और जो सैंक्स, मतलब सैंक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये देखो, अ पार्ट ऑफ एन एनिमल शेप्ड लाइक अ बैग। तो जो, और फैंग्स क्या होते हैं, लॉन्ग शार्प टीथ। और मतलब पता है क्या होता है, जो मतलब हम देखते हैं ना कि जो डॉग होता है, डॉग जब मतलब एक तीखे से दांत होते हैं और हाथी के तीखे से दांत दिखाई देते हैं दो अलग से, तो कुछ इसी तरीके से जो स्नेक होते हैं उनके भी दो दांत होते हैं तीखे से, और उनके बीच, उनके पीछे की तरफ ना एक थैला सा भरा हुआ होता है, वो पॉइजन का थैला होता है। जैसे ही वो डंक मारते हैं, उनके थैले का सारा पॉइजन उस बंदे में, या जहाँ जिस किसी चीज़ को वो डंक मारते हैं, वो सारा पॉइजन उसमें चला जाता है उस डंक से। तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है इस तरीके से वो स्नेक। और हिजिंग डेफियंस हिज फॉक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट। तो जो स्नेक को होता है, जो कोबरा होता है, वो क्या करता है, जो मतलब स्नेक की जो टंग होती है, हमने देखी हुई होती है, वी शेप बना के उसकी टंग होती है, और कितनी बिल्कुल फास्ट स्पीड से जो स्नेक है अंदर बाहर अपनी जीभ को करता है, कुछ ऐसे ही जो वो कोबरा है वो अपनी टंग को अंदर बाहर कर रहा होता है। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। तो जो कोबरा होता है वो कुछ 6 फीट लंबा दिखाई देता है, जिसमें से 3 फीट वो ऊपर उठ जाता है और अपने फन फैला देता है बिल्कुल। और जो मोंगूज होता है वो अपनी पूँछ को बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधी कर लेता है, खड़ी कर लेता है, और एकदम से खड़ा हो जाता है। और जो उसके लंबे लंबे बाल है वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि वो बहुत पोजीशन में आ गया और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मोड में वो दिखाई देता है। दो The combatants were unaware of my presence in the tree. They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. तो जो मतलब कम्बैटेंट्स फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी पार्टिसिपेट करे किसी मतलब किसी फंक्शन में या किसी चीज़ में, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको कम्बैटेंट्स बोलते हैं। तो उनको मेरा प्रेजेंस के बारे में अनअवेयर, मतलब अनजान थे वो, उन्हें पता नहीं था कि मैं भी वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे बारे में उनको दोनों में से किसी को भी कोई क्ल्यू नहीं था, लेकिन वो अवेयर थे किस चीज़ के लिए 2 वहाँ पे दर्शक थे, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस या दर्शक हम बोल सकते हैं, जो किसी कंपटीशन को देख रही है। तो 2 दर्शक वहाँ पे मौजूद थे, और वो 2 कौन थे, वन वॉज माइना, एक तो मैना थी, एंड द अदर अ जंगल क्रो, एक कौआ था और एक मैना थी। दे हैड सीन दीज प्रेपरेशंस फॉर बैटल, और वो दोनों इस लड़ाई की जो प्रेपरेशन हो रही थी वो बहुत अच्छे से देख रहे थे। एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और बैठ जाते हैं, सेटल यहाँ पे फ्रेंड्स है कि बैठ जाते हैं वो, और आउटकम हमें पता है कि क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो उस कैक्टस के पौधे के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं, और ये देखने के लिए कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। अगर वो सिर्फ देखने के लिए वो वहाँ पे बैठे होते तो उनके लिए बहुत बेहतर होता, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी शायद, मतलब वो सिर्फ बैठ के देखने के लिए सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको कुछ और भी करना था। लेकिन अगर वो सिर्फ बैठ के सेटिस्फाइड हो जाते तो शायद अच्छा होता उन दोनों के लिए। ये देखो, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये देखो, ये क्रो, ये मैना कैक्टस के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये स्नेक जो कुछ 6 फीट लंबा है लेकिन 3 फीट ऊपर उठा हुआ है, उसने ये फन फैला रखे हैं। और ये है हमारा जो क्या बोलते हैं, मोंगूज, ये हमारा है, जिसके बाल देखो कैसे खड़े हुए हैं और बहुत ही पोजीशन में है दोनों। और ये है हमारे, जो ऑथर ने कहा था कि जो उसकी सबसे मोटी टहनी पे उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई होती है, ये लाइब्रेरी है, ये कुशन है जिसकी टेक लेके, जिसका सहारा लेके वो बैठ के यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। और ये ऑथर है हमारे, जो पूरा हाल इस शाखा के ऊपर बैठे हुए बहुत ही क्लियर व्यू से देख रहे होते हैं। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to memorize the mongoose into making a false move. जो कोबरा होता है वो एक डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा होता है, और वो ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से जो मोंगूज है कोई एक गलत मूव ले, कोई गलत एक्शन उठाए, जिसका फ़ायदा उठा के वो अटैक कर सके को उस पर मोंगूज के ऊपर। बट द मोंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट दैम। तो लेकिन जो नेवला होता है वो बहुत ही अच्छे से अपने ओपोनेंट यानी कोबरा की पावर को अच्छे से जानता है। उसकी चमकीली आंखें जो अनविंकिंग, मतलब जो बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करती है, बिल्कुल अच्छे से एक टक देख रही होती हैं, तो वो अपनी ओपोनेंट यानी कोबरे की अनविंकिंग, वो चमकदार और बिना झपकाए वाली आंखों को बहुत अच्छे से जान रहा होता है। इसीलिए वो कोई भी ऐसा मौका नहीं देता, कुछ भी ऐसा नहीं करता है जिस मौके की तलाश में कोबरा होता है, तो वो कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाता है नेवला। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपनिंग
दी अटैक। लेकिन उसके बदले में वो जो नेवला होता है वो क्या करता है, बिल्कुल एक टक अपनी आंखें गड़ा के बैठा होता है। कोबराज हुड यानी फन के बिल्कुल नीचे जो गर्दन होती है वहाँ पे बिल्कुल आंखें गड़ा के बैठा हुआ होता है, ताकि उसको नेवले को मौका मिले और वो अटैक कर सके। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द mongoose मेड अ प्रिटेंड मूव टू वन साइड। तो जैसे ही जो mongoose होता है, जो नेवला होता है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, कोबरा की तरफ पहुंच रहा होता है, तो अचानक से अब mongoose क्या करता है, कुछ ऐसा एक्शन लेता है जिसकी वजह से जो मतलब एक ऐसा एक्शन लेता है, एक ऐसी चीज़ करता है जिसकी वजह से जो स्नेक है उसका, मतलब जो कोबरा है उसका ध्यान भटक जाए और वो कुछ गलत मूव उठा ले। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तो इसका फ़ायदा उठा लेता है कोबरा और स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है, अटैक करता है एकदम से। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव दी mongoose। तो वो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से स्टक कर देता है, बहुत ही डंक मार लेता है, बहुत अच्छे से पकड़ लेता है और देखने से ऐसा लगता है कि भाई आज तो नेवले को कोई भी नहीं बचा सकता है। बट द लिटल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो नेवला होता है वो क्या करता है, एकदम साइड में जंप कर जाता है और बिल्कुल एकदम फास्ट क्विक पीछे से आता है, और जो स्नेक है वो अपनी दोबारा से स्ट्राइकिंग पोजीशन बना है उससे पहले ही वो उसकी गर्दन पे बाइट कर लेता है और बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। At the same moment that the cobra struck the crow and the myna hurled themselves at him only to collide heavily in mid-air। तो जिस टाइम पे नेवला उस पर मतलब बाइट करके एकदम खड़ा हो जाता है सामने कोबरा के, तो उस टाइम पे जो कौवा और मैना होते हैं वो क्या करते हैं, कैक्टस पे से उड़ के आते हैं, थोड़ी सी मिड एयर की तरफ को आते हैं और वो ना कोबरा को परेशान करने के लिए आते हैं, चोंच मारने के लिए आते हैं, लेकिन आपस में टकरा जाते हैं। कोलाइड मतलब आपस में दोनों टकरा जाते हैं और वापस से अपने कैक्टस के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। शीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टर्ड ऑन दी कोबराज बैक। तो फिर क्या होता है, जो दोनों कोबरा को परेशान करने के लिए आते हैं, उस पर चोंच मार के उसको परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों आपस में टकरा जाते हैं और वापस से कैक्टस प्लांट पे जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो कोबरा होता है उसकी पीठ पे कुछ ब्लड ड्रॉप दिखाई देते हैं। द कोबरा स्टक एंड मिस्ड, फिर बार बार जो कोबरा है वो हमला करता रहता है लेकिन बार बार चूक जाता है। अगेन द mongoose sprang aside, jumped in and bite, लेकिन फिर से mongoose क्या करता है, वो एकदम से फास्ट एक्शन लेता है। जैसे ही कोबरा जब स्ट्राइक करता है, हमला करता है, तो एकदम से जो नेवला होता है वो एक क्विक एक्शन लेता है, पीछे की तरफ को जाता है और फिर से उस सांप को बाइट कर लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड इन एंड स्नेक बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। और फिर से जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्नेक को परेशान करने के लिए आ जाते हैं और आपस में टकरा जाते हैं और वापस से कैक्टस की तरफ को चले जाते हैं। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन फिर से वही चीज़ फॉलो होती है, वो अटैकिंग और वो बाइटिंग। थर्ड राउंड मतलब कि 2 बार ये अटैम्प्ट हो चुका है, अब ये तीसरा अटैम्प्ट था, लेकिन अब की बार कुछ अलग चीज़ होती है। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रीसीडिंग डाइव्ड एट कोबरा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। फिर जब तीसरी बार जो कोबरा है स्ट्राइक करने की कोशिश करता है उस पे mongoose पे, तो उस टाइम पे फिर से mongoose हमला करता है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, क्रो और मैना जाते तो हैं, उनकी मंशा तो यही होती है कि वो डाइव करे कोबरा के ऊपर और उसको परेशान करे, लेकिन इस दौरान क्या होता है, ना ही दोनों आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से जो और ना ही वो अपने मार्ग पे यानी कैक्टस पे पहुंच पाते हैं। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न्ड बैक। लेकिन फिर क्या होता है ना कि अचानक से जो मैना होती है वो तो उड़ जाती है और वापस से अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है, लेकिन जो कौवा होता है वो हवा को रोकते हुए पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है। इन सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक्ड विद ग्रेट फोर्स, हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट दी क्रोज बॉडी। तो फिर क्या होता है, अचानक से जो कौवा होता है हवा को रोकते हुए पीछे होता है ना, हम बिल्कुल अगर तेज़ी से हम भाग के जा रहे हैं और अचानक से रुक पाना, हवा को रोक के खड़े होना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है हमारे लिए, तो ऐसे ही कुछ कौवे के साथ होता है। वो स्पीड से आ तो गया लेकिन आपस में दोनों टकराए नहीं और यहाँ पे ये चीज़ चूक गई दोनों से, तो मैना तो चली जाती है अपनी पोजीशन पे वापस उड़ के, लेकिन कौवा जैसे ही हवा को रोके वो रुक के पीछे स्टेप लेने की कोशिश करता है। उससे पहले ही जो कोबरा होता है उसको ये एहसास हो जाता है कि उसके पीछे खतरा आ रहा है और एकदम से वो अपना जो हेड है, अपनी जो गर्दन है, उसको पीछे की तरफ को करता है और स्नाउट यानी जो हमारी नाक और मुंह का ये जो पूरा हिस्सा होता है इसको स्नाउट बोलते हैं, इससे एकदम से जो क्रो है उसकी बॉडी पे अटैक करता है।
आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द ग्राउंड। और उसके बाद जब जैसे ही वो अटैक करता है तो क्या दिखाई देता है वहाँ पे, जो क्रो है, जो वो कौवा है, 20 फीट दूर गार्डन में जाके गिर जाता है। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। और कुछ देर के लिए, फ्लटर्ड यानी फड़फड़ाता है वो कुछ देर के लिए, तो उसके बाद बिल्कुल वो बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल फ्लैट, मतलब बिल्कुल एकदम सीधा सा लेट जाता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही होती है। द मैना रिमेंड ऑन दी कैक्टस प्लांट। जो मैना होती है वो कैक्टस प्लांट के ऊपर ही होती है। अब ये देखो, ये मैना, और ये देखो ये पीठ है ना उसकी, जहाँ से वो मतलब अटैक किया था नेवले ने, और यहाँ से ब्लड ड्रॉप्स निकल रहे थे, और ऐसे ऐसे ये मोंगूस पीछे की तरफ आके यहाँ अटैक करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद ये देखो 20 फीट पे ये क्रो यहाँ पे गिरा हुआ है। एंड द स्नेक एंड द मोंगूज रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली, डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। और फिर से जो स्नेक और मोंगूज है वो फिर से अपनी फ़ाइट कंटिन्यू करते हैं, और जो मैना है वो ये डिसाइड करती है कि अब वो इन दोनों की फ़ाइट में इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मोंगूज वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट, रेज्ड हिमसेल्फ ऑन इट शॉर्ट लेग्स एंड विद लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय दी स्नाउट। तो फिर क्या होता है, जो कोबरा होता है बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है मोंगूस, बिल्कुल फियरलेसली, बिना किसी डर के वो वॉक करता है, और अचानक से जो जो स्नाउट होता है, मतलब जो फन फैला रखे होते हैं सांप ने, बिल्कुल उसके मुंह पे जाके उसको बाइट कर लेता है, उसको पकड़ लेता है अच्छे से, टाइट से। द कोबरा रिज्ड एंड लैशेज अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर एंड इवन coiled itself about the mongoose but to not avail। और इसकी तो जैसे ही जो नेवला होता है वो उसके मतलब कोबरा के सीधा पकड़ लेता है, स्नाउट को एकदम अच्छे से जकड़ लेता है, तो स्नेक क्या करता है, स्नेक अपनी जो पूरी बॉडी है ना अच्छे से रोल 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 करके नेवले पे लपेट लेता है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि असल मायने में जो सांप का मुंह था वो तो जो नेवला है उसने दबोच रखा था, अब कितनी कोशिश कर लेता। दी लाइट फेलो हंग ग्रीमली ऑन अंटिल दी स्नेक हैड केज टू स्ट्रगल। और जो नेवला होता है वो तब तक उसको पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, जब तक कि जो सांप है वो अपनी ये जो स्ट्रगल, जो वो अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहा था, जब तक कि वो थक हार के बैठ नहीं जाता। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड एंड हुड एंड ड्रैग इट इनटू द बुशेस। फिर उसके बाद बहुत देर तक जोर मारने के बाद बिल्कुल जो सांप होता है, जो वो कोबरा होता है, वो बिल्कुल अपनी हर कोशिश करना छोड़ देता है, और बिल्कुल कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही होती है। तो इससे जो मोंगूज होता है उसको ये एहसास हो जाता है कि हाँ भाई अब ये मर चुका है, और फिर वो उसकी पूरी बॉडी पे सूंघता हुआ जाता है कि भाई इसमें अभी भी जान प्राण बचे तो नहीं हुए, पूरा अच्छे से सूंघता है, और उसके हुड को, उसके फन को ही मुँह में दबोच के झाड़ियों से होता हुआ गुजर जाता है, उसको ले जाता है। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance। फिर जो मैना होती है वो धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ को आती है जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी, और बिल्कुल एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो झाड़ियों में देखती है कि वो जो मोंगूज है वो कोबरा को लेके जा चुका है या नहीं। एंड देन विद अ शिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे। और फिर एक खुशी के शोर में, एक मतलब बिल्कुल खुशी और हल्लाश का एक शोर, ची 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 करते हुए खुशी से ऊपर आकाश में उड़ जाती है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं, उन्होंने अपनी एक किस्सा सुनाया था बचपन का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोबरा और नेवले की फ़ाइट, उसका ये किस्सा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पूरी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करी है इस चैप्टर की, द बनियन ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर, और इसके बाद आज ये हमारे बुक का लास्ट वीडियो है, लास्ट सेशन थी, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद हम अपनी सेकेंड बुक क्लास 6 की डिस्कस करेंगे, द पैक्ट ऑफ सन। अब सब अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।